सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है विमीय समीकरण का जो उपयोग पढ़ा था उसमें ये दूसरा उपयोग है। पहला उपयोग हमने पढ़ लिया था कि यदि कोई समीकरण या कोई सूत्र की शुद्धता की जाँच करना हो तो उसका पिछला वीडियो मैंने बना रखा है। समीकरण या कोई यदि हमारे पास सूत्र आ जाते तो उसकी शुद्धता की जाँच कैसे करेंगे। आज इसका हम दूसरा उपयोग पढ़ेंगे। विमीय समीकरण के 4 उपयोग हमने पढ़े थे, उसमें दूसरा उपयोग है कि विमीय समीकरण की सहायता से हम सूत्र की स्थापना करेंगे। सवाल सभी एक जैसे होंगे। यदि एक सवाल को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सारे सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। सभी की मेथड एक जैसी होगी। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और साथ साथ में अदर जो दूसरे बोर्ड है उसमें भी ये पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से एक सवाल को समझना अपने को और उसके आधार पर सारे सवाल हम एक के बाद एक हल करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड दे रखा है टी। सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, उसका टाइम पीरियड दे रखा है टी। इंग्लिश में भी लिख रखा होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दे रखा है टी, ठीक है, टाइम पीरियड। उसकी प्रभावकारी लंबाई एल, प्रभावकारी लंबाई इफेक्टिव लेंथ एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल जो टी है ये एक लंबाई जिसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई के इस पर निर्भर करता है और साथ में गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है एल और जी पर निर्भर करता है। अब ये कितनी घात के रूप में निर्भर करेगा ये अपने को कुछ भी पता नहीं, तो हम मान लेंगे कि इसकी घात ए है और इसकी घात बी है। ये सभी सवाल एक जैसे होंगे। और यदि मान लो कोई तीसरा फैक्टर देते तो उसकी घात सी लिख देते। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम तीसरा फैक्टर वाला भी। तो यहाँ पर 2 फैक्टर दे रखे कि आवर्तकाल, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से अपने को सूत्र की स्थापना करना है। तो मैंने लिखा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इस पर निर्भर कर रहा है एल की पावर ए और जी की पावर बी। तो पहले जो हमारे पास जो इस तरह से कोई यदि लिखा हुआ है उसको अपने को इस प्रकार से फार्मूले में जमाना पड़ेगा कि टी प्रोपोर्शनल, टी निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर, एल की पावर ए और जी की पावर बी। अब ये जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट लगता है, इसको हम के से प्रदर्शित करेंगे, एल की पावर ए और जी की पावर बी। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाकर समानुपाती को हटाकर बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक लगता है, कांस्टेंट लगता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। दोनों पक्षों की विमा लिखने पर डायमेंशन हमने पढ़ रखी है। दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, यदि आपने विमा वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, क्योंकि यदि विमा याद नहीं होगी तो सवाल हल नहीं होगा। इसलिए विमा वाला जो वीडियो मैंने बना रखा, सारी भौतिक राशियों की विमा उसमें मैंने निकाल रखी है। तो दोनों पक्षों की विमा लिखने हैं। इधर क्या टाइम, टाइम की डायमेंशन यानी विमा टी होती है, तो इसको अपने टी लिख दिया। लेकिन एम एल टी के रूप में लिखना है, एम की पावर 0 एल की पावर 0, क्योंकि यहाँ केवल टी है, एम और एल नहीं है, तो एल की पावर 0 लिखना और एम की पावर 0 लिखेंगे। के कांस्टेंट इस तरह से लिखना, एल लेंथ है, लेंथ का फॉर्म एल से प्रदर्शित करते हैं, एल ये इसकी डायमेंशन हो गई, लेंथ की एल। अब इसमें क्या नहीं है, एम नहीं है, एम की पावर कितना लिखेंगे 0, टी नहीं है, टी की पावर 0 लिखना। ये लेंथ की डायमेंशन एल हो गई, जो नहीं है उसकी पावर 0 लिखते। तीन डायमेंशन होती है एम, एल और टी, जो नहीं है उसको हम 0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जी गुरुत्वीय त्वरण होती है, इसकी डायमेंशन LT-2 होती है। ये वीडियो बना रखा, देख लेना। गुरुत्वीय त्वरण की LT-2, एक्सेलरेशन है LT-2 होती है। अब इसमें एम नहीं आ रहा, एम की पावर 0 लिख देंगे 0। तो अभी हमने एल की डायमेंशन लिखी और जी की डायमेंशन लिखी। इसकी पावर ए है तो इसकी पावर ए लगा दो, इसकी पावर बी है तो इसकी पावर बी लगा दो। तो इस तरह से दोनों साइड्स की अपने को डायमेंशन लिखते आना चाहिए। अब क्या करना है, इस पावर को हम नीचे उतार लेंगे। इस पावर को के ए को नीचे उतार लेंगे, एल की पावर 0, एल की पावर ए, टी की पावर 0, एम की पावर 0,
ए की पावर बी और टी की पावर -2b। फिर पावर बी को ए को यहाँ उतारें 0, 0 का ए में मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, ए नहीं आएगा, क्या करना यहाँ ए आ जाएगा 1 है तो ए आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, टी की पावर भी 0 आ जाएगा। 0 को किसी में मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 0 ही होगा। यहाँ बी की पावर 0, ए की पावर 0, ए की पावर बी और टी की पावर -2b। तो इस तरह से पावर को नीचे उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये पावर एम की पावर 0 + 0 बेस सेम है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, अपने को पता है। तो यहाँ लिखेंगे m0 t, टी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 लिखेंगे, 0 नहीं है, 1 पावर है। एम की पावर 0 यहाँ भी 0 है, तो 0 + 0 लिखेंगे, 0 यार, एम की पावर 0 + 0 0 ही होगा। अब एल की पावर देखो, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो टोटल एल की पावर कितनी आ जाएगी, ए + बी। टी की पावर 0 और -2b, 0 + -2b तो -2b आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, एम की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है, 0 + 0 0 ही होगी। तो एम की पावर 0, एल की पावर a + b, टी की पावर -2b। तो इस तरह से क्या करना, ये पावर को नीचे उतार लेना और ये आधार समान होने पर, बेस सेम होने पर क्या करना है, प्लस कर देंगे पावर को, एम की पावर 0 + 0, एल की पावर a + b, टी की पावर -2b। अब ये इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, के भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, ये लिखा हुआ है, दोनों पक्षों, दोनों साइड्स घातों की तुलना करने, दोनों साइड्स की घातों पावर की तुलना करें, तुलना करने का। इधर एम की पावर कितनी है 0, इधर कितनी है 0, तो 0 के बराबर 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई पावर होती तो उसको अपन लिख सकते थे, तो 0 = 0 लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ कितनी है a + b, इधर कितने हैं एल की पावर 0, तो इसके इक्वल टू 0 लिख देना। या a की पावर a + b है, a + b इक्वल टू, यहाँ a की पावर 0 है, a + b का मान किसके इक्वल होगा 0। इसी प्रकार t की पावर कितनी है -2b, इक्वल टू, यहाँ t की पावर कितनी है 1, -2b = 1। तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पे कंपेयर करें मतलब इसकी 0 है इक्वल टू 0, 0 है a + b, 1 है तो -2b, तो -2b = 1, a + b = 0। इस तरह से इसको कंपेयर करना है। समीकरण 2 से b का मान आ जाएगा, b = हो जाएगा -1/2। अब इस b का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, इस b की जगह -1/2 रख देंगे यहाँ पर, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर b का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन 2 मान रखो, तो क्या आएगा a + b, b की जगह -1/2 = 0 है, जब a + b = 0 है, a + b = 0, b की जगह -1/2 रख दो यहाँ पर = 0। यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी a = 1/2। तो इस तरह से a और b के मान भी हमारे पास निकल आएगा। a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हम 1 में रख देंगे, रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें a और b के मान। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, t = k, l की पावर a, g की पावर b, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, t = k, l की पावर a, a का मान कितना है 1/2 रखते हैं, g की पावर b, b का मान कितना है -1/2, तो g की जगह b -1/2 रखते हैं। इस -1/2 को नीचे लिखेंगे, k, l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। 1/2 का मतलब का अंडर रूट, जब भी 1/2 आ जाए तो ध्यान रखना अंडर रूट के रूप में अपने को लिखना है। t = होता है a √l/g। 1/2 का मतलब का अंडर रूट करनी। अब ये a का जो मान होता है, ये ध्यान रखना a का प्रायोगिक मान प्रैक्टिकली, क्योंकि विधि समीकरण की सहायता से नियत राशि का हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। k का प्रायोगिक मान 2π होता है, इसको याद रखना है, 2π होता है। ये 2π केवल और केवल इस सिंपल पेंडुलम में ही होगा, सिर्फ सरल दोलक के प्रयोग में 2π रखना, बाकी किसी में 2π मत रखना, ये चीज नोट कर लेना। तो t = हो जाएगा 2π √l
एल अपान जी। इस तरह से ये हमारे पास सरल दोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। अब हम यदि कोई भौतिक राशि 3 कारकों पर निर्भर करती है तो हम सूत्र की स्थापना करेंगे। पिछला हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें केवल 2 कारक थे और 3 कारक 3 फैक्टर्स देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया कि जो फोर्स होता है F सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, मास m, वेलोसिटी v, मास m लिखा, वेलोसिटी v और उसकी त्रिज्या r पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो मास द्रव्यमान m, वेलोसिटी v, वेग v और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से अपने को सूत्र की स्थापना करना है। इसके कौन सा रिलेशन आएगा उसका सूत्र की स्थापना अपने को करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर a लिखना है, इसकी पावर b लिखना है, इसकी पावर c लिखेंगे और इसमें समानुपाती या प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो बल होता है, फोर्स होता है, वो द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। केवल ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर F दिया है और F 3 कारकों पर निर्भर करता है, तो F लिखना है और जो फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है उसको इधर लिख देना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि सूत्र की स्थापना करने के लिए अपने को विमा यानी डायमेंशन याद होना बहुत जरूरी है। बिना डायमेंशन के कोई भी फार्मूला या सूत्र की स्थापना नहीं होगी। तो अब हम दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। दोनों पक्षों की विमा लिखने पर इस विमा वाला वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, मैंने पिछला वीडियो बना रखा। विमा लिखने पर दोनों साइड की विमा डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, बल की mlt-2 होती है, मैंने लिख दी। पहले इसको कांस्टेंट बना लो तो F इक्वल हो जाएगा K m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। अब ABC को आगे पीछे लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको हम आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b पहले लिख लो, r बाद में लिख लो या a बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क, आंसर सेम आएगा। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर भी ABCD लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने फोर्स की विमा डायमेंशन लिख दी mlt-2। मास द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है, m की पावर a। अब यहाँ l और t नहीं है तो l की पावर क्या लिख सकते हैं, l की पावर 0 और t की पावर 0 भी हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेग की पावर होती है lt-1, lt-1। यहाँ m नहीं है तो m की पावर 0 लिख देना, m की पावर 0 और इसकी पावर b और r है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लेंथ, लेंथ की पावर l होती है, पावर डायमेंशन m और t 0 की पावर c। तो पहले तो आपको डायमेंशन याद होना चाहिए, विमा याद होना चाहिए। बल की विमा mlt-2, द्रव्यमान की विमा m, l और t नहीं तो 0 लिख देना। वेग की विमा lt-1 होती है, lt-1 लिख दिया और द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर 0, r त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लेंथ है, लेंथ है l और t की पावर 0 और m की पावर 0। तो इनके डायमेंशन यदि याद हो गए तो ये हमारे पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करना, पावर को नीचे उतारना, m की पावर 0, m की पावर a हो जाएगा यहाँ पर, ये a नीचे आएगा यहाँ पर, m की पावर 0, t की पावर 0, इसमें पावर को नीचे उतार लो, m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर -b और इसमें भी नीचे उतार लो, m की पावर 0, l की पावर c, l की पावर c और t की पावर 0। इस तरह से पावर को नीचे हम उतार लेंगे। ये पावर हमको यहाँ से 0 का किसी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या करना है, m की पावर कितनी है, a प्लस 0 प्लस 0 तो a आएगा। इन m वाली पावर को प्लस करना तो a आएगा। अब a की पावर यहाँ कितनी थी, 0, यहाँ 0, यहाँ कितनी b और यहाँ कितनी c, यहाँ b और यहाँ c क्या आएगा, b प्लस c हो जाएगा। फिर t की पावर देखो, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस b है, यहाँ 0 है, तो टोटल कितनी आएगी, माइनस b, यहाँ 0 माइनस b 0 तो माइनस b ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी विमा रखने के बाद इकट्ठा कर लेंगे सब टर्म्स को, mm वालों को, ll वालों को, tt वालों को इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं,
दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे, दोनों साइड्स के पावर की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करें, कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ n की पावर कितनी, 1, यहाँ n की पावर है, देखो n की पावर यहाँ कितनी, n की पावर 1, यहाँ n की पावर 1, तो यहाँ a इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ n की पावर a और यहाँ 1, a इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ a इक्वल टू 1। दूसरा देखो हमारे पास a की पावर कितनी है, b प्लस सी, और इधर कितनी है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 लिखेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 1। और तीसरा देखो हमारे पास क्या है, a की पावर कितनी है माइनस बी इक्वल टू -2 हो जाएगा, -b इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करके जो ए की पावर, इधर ए की पावर कितनी है, एल की पावर, जैसे यहाँ एन की पावर ए है तो यहाँ कितनी है 1, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी प्लस सी एल की पावर है, यहाँ 1 एल की पावर, तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टी की पावर -b है, -b इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पावर की हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, हाथों की तुलना कर लेंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, और इसको मैंने सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया, इसको मैंने फोर्थ दे दिया। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना है और इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू 1 तो वैल्यू निकल गई, तो इक्वेशन 4 से देखो, समीकरण 4 से b इक्वल टू कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 1 आएगा, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो समीकरण 3 में, b का मान समीकरण 3 में रखने पर b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस सी इक्वल टू 1, यहाँ 2 रख देना, प्लस सी इक्वल टू 1, सी की वैल्यू निकालना, उधर ले जाओ 2 को, 1 - 2 तो सी इक्वल टू -1। इस तरह से सी की वैल्यू क्या है -1 आ रही है, बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1। अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है f इक्वल टू के, n की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, के n की पावर a, b की पावर b और r की पावर c। तो इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दो, f इक्वल टू के n की पावर a, a की वैल्यू कितनी है 1, a की जगह 1 रख दो, b की वैल्यू v की पावर b, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो b की जगह 2 रख दो, ये 2 रख दो यहाँ पर, और r की पावर c, c का मान कितना आ रहा है -1, तो c की जगह -1 पुट कर देंगे, f इक्वल टू आ जाएगा के m b स्क्वायर, और ये r की पावर -1 को अपान में ले जाओ, बटे में ले जाओ तो r हो जाएगा ये, जबकि ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास अभिकेंद्री बल का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीबी विधि से हम अभिकेंद्री बल के सूत्र की स्थापना आसानी से कर सकते हैं। देखो हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे सब एक ऐसे सवाल, बस एक सवाल को अच्छी तरह से याद रखो कि मान लो कि कोई किस पर निर्भर कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि बल इस पर निर्भर कर रहा है, तो बल को लिखते हैं और निर्भर करने वाले डिपेंडिंग कारक इधर लिखते हैं। अब 2 यदि फैक्टर दिए ए और बी पावर लगा दो, 3 फैक्टर दिए थे ए बी सी लगा दो, 4 दिए थे ए बी सी डी लगा दो, तो इस तरह से हम उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन सेम है, बस अंतर ये है कि अपने को डायमेंशन अलग अलग याद रखना पड़ेगी। सभी जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार डायमेंशन सबकी याद रखना पड़ेगी। यदि डायमेंशन यानी रीमा यदि याद हो तो हम सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।